हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में। ये नई सीरीज़ है, यहाँ हम लोग पुरानी पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पुराने मोबाइल फ़ोन से। तो उसमें पहला वीडियो मेरा है नोकिया 3310 के ऊपर। अधिकतर लोग इस फ़ोन के बारे में जानते होंगे। जो लोग नए हैं, अभी अभी फ़ोन यूज़ करना सीख रहे हैं या पिछले कुछ कम समय से यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने अपने माता पिता के पास इस टाइप के फ़ोन देखे होंगे और इसके बारे में कुछ मीम्स भी देखे होंगे कि अनब्रेकेबल फ़ोन है, और भी ऐसे कई सारी चीज़ें देखी होंगी। तो ये फ़ोन का नाम है नोकिया 3310। ये रिलीज़ हुआ था 2000 में। 133 ग्राम इसका वज़न था, 22 की इसकी थिकनेस थी। और इसकी हम लोग अब फीचर्स देखेंगे और उन फीचर्स को समझेंगे। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हम इस जो टेक्नोलॉजी पुराने टाइम में यूज़ होती थी उसको जानें, क्योंकि आज जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं पुराने टाइम से इवोल्यूशन उसका पुराने टाइम से हुआ है। तो अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं तो नई टेक्नोलॉजी के को समझना काफ़ी मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी या कुछ ऐसे लिमिटेशन आए जिसके कारण से हम नई चीज़ का इन्वेंशन करते हैं। तो यहाँ हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका नेटवर्क टाइप देखते हैं। ये जीएसएम पर काम करता था। जीएसएम ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल जिसको हम लोग कहते हैं। अलग अलग इसके बैंड होते हैं। अभी जो आप लोग 4G यूज़ करते हैं हम लोग वो एक LTE बैंड पर यूज़ करते हैं। GSM CDMA WCDMA 3G जो यूज़ होता था वो WCDMA पर होता था। ये GSM बैंड पर ही चलता था। सन 2000 में इसे लॉन्च किया गया था और उस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड मान सकते हैं आप, क्योंकि इसकी बुकिंग होती थी और ये आसानी से मिलता नहीं था। डायमेंशन ये रही। वेट, सिम इसके अंदर जो फुल साइज़ की सिम है वो चलती थी। और टाइप इसका डिस्प्ले का अगर हम देखें, आज के समय में आप IPS देखते हैं, IPS LED है, IPS LCD है, रेटिना डिस्प्ले है। लेकिन ये उस टाइम पर मोनोक्रोम ग्राफिक डिस्प्ले हुआ करता था। एक फिल्म होती, एक पैनल होता था जिसमें सिर्फ एक ही कलर के ग्राफिक्स होते थे, यानी इसकी जो बैक लाइट होती थी वो ग्रीन कलर की होती थी या ब्लू कलर की होती थी, एक ही कलर की होती थी, इसलिए इसे मोनोक्रोमिक ग्राफिक कहते थे। रिजोल्यूशन इसका 5 लाइन्स का था। जैसे कि आपने ब्रिक गेम देखे हो, अगर ब्रिक गेम आपने खेले हो पुराने समय में, तो उसमें जो ग्राफिक्स यूज़ होता है 5 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन, ये वो वाला ग्राफिक्स था। बाकी सॉफ्ट कीज, स्क्रीन सेवर, वेलकम मैसेज, ये इस टाइप के इसमें फ़ीचर्स थे। कार्ड स्लॉट इसमें था नहीं, क्योंकि मेमोरी और मल्टीमीडिया के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं था। फ़ोन बुक थी, लेकिन इसमें जो नंबर आप स्टोर करते थे वो सिम में ही स्टोर होते थे। एक्चुअली सिम कार्ड की भी कुछ मेमोरी होती है, 32 किलोबाइट, 64 किलोबाइट, ये इस टाइप से मेमोरी होती है। तो उसमें आप जितने कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं उतनी कॉन्टैक्ट स्टोर इसमें हो पाते थे। कैमरा इसमें था नहीं, लाउड स्पीकर इसमें था नहीं, और मोनोफोनिक रिंगटोन इसके अंदर हुआ करती थी। मोनोफोनिक रिंगटोन क्या होता है, देखिए रिंगटोन्स का भी इवोल्यूशन हुआ। पहले मोनोफोनिक रिंगटोन्स थी जो आपने सुना हो, टिट 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 ऐसे करके बजती थी। उसके बाद पॉलीफोनिक रिंगटोन्स आई, मिडी साउंड उपयोग होने लग गया फ़ोन्स के अंदर। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जिसमें कुछ म्यूज़िक जैसा आपको सुनाई देने लग गया था। उसके बाद फिर MP3 रिंगटोन्स और इन सब का ज़माना आया। आगे बढ़ते हैं तो इसमें WLAN, ब्लूटूथ, GPS, रेडियो, USB कुछ भी नहीं था, सेंसर्स भी कुछ नहीं थे। और ये इस टाइप से ये फ़ोन था। मेन जो इस फ़ोन का यूज़ होता था वो सिर्फ कॉल करने के लिए होता था। इनफैक्ट उस समय जितने भी फ़ोन यूज़ होते थे उन सभी का उपयोग सिर्फ कॉल करने के लिए और मैसेज भेजने के लिए हुआ करता था। इसकी एक खासियत और थी कि इसमें आप अपनी रिंगटोन खुद कंपोज कर सकते थे। एक मोनोफोनिक रिंगटोन आप खुद कंपोज कर सकते। अगर इसकी मैं बैटरी की बात करूँ तो इसमें 900 mAh की बैटरी थी। आज के समय में आप 5000 mAh, 6000 mAh की बैटरी लेते हैं और वो भी कम पड़ती है। हम लोग 10,000 mAh का पावर बैंक लेके यूज़ करते हैं। और आप विश्वास मानिए उस समय इस 900 mAh की बैटरी के साथ आप 4 से 5 दिन बड़े आराम से सर्वाइव कर सकते थे। मेरे पास भी ये फ़ोन अभी भी अवेलेबल है, जो मैंने 2002 या 3 में इसको परचेज़ किया था, और ये अभी भी वर्किंग में है। तो इसको मैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर इसको अपलोड करूँगा, इसकी फ़ोटोज़। तो बात आ जाती है अब 2000 के बाद, बात आ जाती है 2007 पर, जहाँ लॉन्च हुआ था एप्पल iPhone 3G।
ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये एप्पल आईफोन 3GS है, जिसे रिलीज़ किया गया था 2009 में। सेम आईफोन 3 से ही मिलता जुलता था। अब ये फ़ोन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में जितने भी फ़ोन आप जिनका डिज़ाइन आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं इसका ही कॉपी है। एक जो विज़न था स्टीव जॉब्स का एक ऐसा फ़ोन बनाने का जिसमें पावर बटन हो, जिससे कि आप अपनी स्क्रीन को ऑफ़ कर सकें, 2 वॉल्यूम के बटन हो और पूरी स्क्रीन आपकी टच कैपेसिटिव स्क्रीन हो, और एक होम बटन हो जिससे आप होम पर जा सकें। वो जो कंसेप्ट आया था वो सबसे पहले आईफोन 3 में ही आया था, और इसके आने के बाद नोकिया के भी बहुत से ऐसे स्मार्टफ़ोन उस समय चल रहे थे, नोकिया 6600, 7610, बट इसके आने के बाद से एकदम से रिवॉल्यूशन आ गया और सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई। तो इसकी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये रिलीज़ हुआ था 2009 में हालांकि, और इसकी अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो नेटवर्क इसमें था GSM HSPA, यानी हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। अगर आपसे कोई पूछे आप HSPA के बारे में तो हाई स्पीड पैकेट एक्सेस कहते थे, और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमें 3rd जनरेशन मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना पड़ता था 3G का। और HSPA टेक्नोलॉजी थी नेटवर्क की, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। इसको HSDPA और HSUPA इससे बोला जाता था, हाई स्पीड डाउनलोडेबल पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड अपलोड पैकेट एक्सेस। आगे आते हैं हम लोग उसके डायमेंशन पर। अब इसकी स्क्रीन का देखते हैं। तो उस समय जो स्क्रीन आना चालू हुई थी इनको हम लोग TFT कैपेसिटिव स्क्रीन कहते थे, और इसके अंदर 16 मिलियन कलर थे। हालांकि और भी उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन अवेलेबल थे जो इससे कम रेंज के थे, उनमें 256 किलो कलर्स थे। 16 मिलियन का मतलब होता है 16 और मिलियन यानी कि 10 लाख, तो 16 यानी कि ये 1,60,00,000 कलर्स की डिस्प्ले थी। अगर आप कहेंगे कि 1,60,00,000 1,60,00,000 कलर कैसे हो सकते हैं, तो देखिए रेड RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू। तो अगर रेड के अगर आप कलर्स के शेड देखें तो रेड की अगर आप इसमें कम रेड करते जाएं, रेड की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं, तो सिर्फ रेड कलर के ही हज़ारों लाखों शेड आप बना सकते हैं। इस तरीके से 16 मिलियंस कलर थे इसके अंदर, जिनको ये अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकता था इनका ग्राफिकल प्रोसेसर, जो डिस्प्ले का प्रोसेसर है। साइज़ इसकी जो स्क्रीन की थी वो 3.5 इंच की थी, एंड उस समय 3.5 इंच की क्या स्क्रीन होना बहुत बड़ी बात थी। आज के समय में हम लोग 6 इंच और 7 इंच तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन 3.5 इंच की स्क्रीन उस समय बहुत ही अच्छी मानी जाती थी और बहुत ही बड़ी मानी जाती थी। अगर इसका रेजोल्यूशन देखें तो 320x480 था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। आज के समय हम लोग 4 के रेजोल्यूशन के फ़ोन यूज़ करने लग गए हैं। और अगर इसकी डेंसिटी देखें तो 165 ppi है। ये देखिए ये उस समय का सबसे लेटेस्ट फ़ोन था, और 165 ppi डेंसिटी उस समय बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। अब तो हम लोग 440 और 600 ppi तक के फ़ोन यूज़ करते हैं। पहली बार इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का उपयोग हुआ था, गोरिल्ला ग्लास जो कि आसानी से इस पर स्क्रैच नहीं आते हैं। iOS 3 इसमें यूज़ हुआ था, अब iOS 6 तक इसको अपग्रेड किया गया। iOS 11, 12 और 13 शायद अभी तक आ चुके हैं। अगर मैं CPU की बात करूं तो उस समय CPU इसमें 600 मेगाहर्ट्ज़ का था, Cortex A8 600 मेगाहर्ट्ज़ का सिंगल कोर का एक CPU था, जो कि बहुत ही अच्छी पावर जनरेट कर देता था उस समय पर, क्योंकि उस समय के जो एप्लीकेशन थे और जितने भी प्रोग्राम्स थे वो उनको चलने के लिए इतना प्रोसेसर सफिशिएंट हुआ करता था। आज के समय में हम लोग ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज़ करते हैं। मानिए आप ऑक्टा कोर का मतलब होता है कि 8 कोर हैं। अभी इसमें सिंगल कोर है 600 मेगाहर्ट्ज़ की, और हम अब 1.2 गीगाहर्ट्ज़ की ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज़ करते हैं, यानी कि एक कोर आपका 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का, 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का एक कोर है, और हम लोग 8 कोर 8 कोर्स उसका यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद भी हम कहते हैं कि ये हमारा फ़ोन स्लो है, ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, इसमें गेम नहीं चल रहा है। अगर इसमें GPU की बात करूँ तो पहली बार GPU इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था पावर VR का। उससे पहले GPU का कंसेप्ट फ़ोन में नहीं आया था। एक्चुअली GPU यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि हमारा जो कार्ड होता है अपना ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर के अंदर, उस तरीके से ये काम करता है। एक डेडिकेटेड CPU होता है जो ग्राफिक्स के लिए काम करता है। कार्ड स्लॉट इसमें हुआ नहीं करता था, और 8 GB की इंटरनल मेमोरी थी जो कि मोर देन इनफ थी। 8 GB का फ़ोन होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 256 MB इसमें रैम थी, जो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट थी। अगर इसमें 16 GB वेरिएंट में देखें तो 16 GB की स्पेस भी थी और 32 GB की स्पेस भी थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। आप कुछ भी करिए इतना नहीं भर सकते थे इसको।
कैमरा इसमें मेन कैमरा 3.15 मेगापिक्सल का था, जिसका फोकस था 2.8 और जो कि ऑटो फोकस पे काम करता था, लेकिन ये कैमरा बहुत अच्छा माना जाता था उस समय। रिकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 480p की रिकॉर्डिंग इसमें हो जाती थी 30 फ्रेम पर सेकंड से। आज के समय में हम लोग एक साधारण से फ़ोन में 15-20 हज़ार के फ़ोन में 4K रिकॉर्डिंग कर लेते हैं 60 FPS पर 60 फ्रेम पर सेकंड पर। और स्लो मोशन में तो मैं अगर देखूं तो कुछ ऐसे फ़ोन भी आए हैं जो 960 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली। सेल्फी कैमरा इसमें था नहीं, लाउड स्पीकर इसमें था, 3.5 mm जैक इसमें थी, और वायरलेस लेन जो कि अभी भी BGN भी यूज़ होने लग गया है, तब B और G आता था। ब्लूटूथ के भी हम लोग 5 वर्जन तक अब आजकल यूज़ कर रहे हैं, उस समय 2.1 इसमें आ गया था जिसमें हेडसेट का सपोर्ट था। GPS भी था इसके अंदर, AGPS था, और उस समय GPS फ़ोन में होना बहुत बड़ी बात होती थी। रेडियो इसमें था नहीं, USB 2.0 यूज़ होती थी। बात करते हैं हम लोग इसके सेंसर्स की, तो एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी और कंपास, ये सभी जो आर्किटेक्चर है फ़ोन का कि इसमें इतने सारे सेंसर होने चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये सबसे पहले iPhone 3 से ही स्टार्ट हुआ। और आज के समय में हम लोग जितने भी फ़ोन हम लोग देख रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं इसी के डिसेंडेंट हम लोग मान सकते हैं, या इसी से इसका कंसेप्ट चुराया हुआ माना जा सकता है। ब्राउज़र था इसमें HTML वाला। इससे पहले जो फ़ोन्स थे उनमें जो ब्राउज़र होता था वो वेब पर चलता था, यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और उसमें WML यानी वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, उससे बने हुए पेजेस काम आते थे, चलते थे। तो यानी कि अगर आप नॉर्मल कोई साइट खोलो तो वो खुलती नहीं थी, खुलती भी थी तो उसके कंपेटेबल होकर वो नहीं चलती थी। आज के समय जैसे कि आप देखें, आप जो काम लैपटॉप पर करते हैं वो पूरा का पूरा मोबाइल पर कर सकते हैं। तो ये सभी चालू हुआ था iPhone 3 के आने के बाद से। इसके बाद सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी की सीरीज़ निकाली, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया, और धीरे 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 उसी से मिलते जुलते फ़ोन आज के समय तक आते रहे हैं। मतलब आप देखिए 2007-6 में जो भी फ़ोन आना, 7 से फ़ोन जो आना चालू हुए, जिनका एक प्रोटोटाइप है कि 2 वॉल्यूम के बटन होते हैं, एक होम बटन होता है, एक पावर बटन होता है, आज तक वही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है या वही आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है, कुछ उसमें चेंज नहीं आया है। iCloud सर्विस में थी, मैप्स था, ऑर्गेनाइजर, टीवी आउटपुट भी था, AV आउटपुट हुआ करता था 3.5 mm जैक से। अगर आप चाहें तो ऑडियो वीडियो केबल निकाल के आप टीवी में लगा सकते थे। बाकी अब इसकी अगर मैं बैटरी की बात करूं तो उसमें नॉन रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी थी। लिथियम पॉलीमर बैटरी आजकल ज़्यादा यूज़ होने लगी है। लिथियम आयन बैटरी बहुत समय तक यूज़ होती रही, अभी भी बहुत से मोबाइल्स में लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है। सार वैल्यू यानी कि इसका कितना रेडिएशन ये देता है, तो 0.26 वाट पर केजी देता है हेड पर, और 0.79 वाट पर केजी देता है ये बॉडी पर। इसका अगर कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखूं तो ये 201:1 है। और इसका अगर लाउड स्पीकर देखूं तो 69 डेसिबल की नॉइस ये जनरेट करता है। तो ये था हमारा पुराना फ़ोन iPhone 3GS। अब चलिए इसे मैं कंपेयर करूँगा आज के फ़ोन से, और यहाँ मैं एक लेने वाला हूँ iPhone 11। iPhone 11 Max Pro से इसे कंपेयर करेंगे हम लोग, और देखेंगे कि कितना इसमें डिफरेंस आ गया है तब से लेके आज तक। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये GSM एरिना एक साइट है, सबसे पुरानी साइट है मोबाइल फ़ोन को कंपेयर करने की, उनके फ़ीचर्स को देखने की। वहाँ से मैं ये डेटा ले रहा हूँ। मैं शुरू से इसी साइट का उपयोग करता हुआ आया हूँ, इसी में मैं ऑथेंटिक मानता हूँ। तो अगर मैं बात करूं तो 9 और 19 यानी 10 साल के गैप में टेक्नोलॉजी में कितना चेंजेस आया, चलिए ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, अगर इसकी डायमेंशन को छोड़ दिया जाए, वेट को छोड़ दिया जाए, तो वेट देखिए, इसका वेट जो पुराने फ़ोन का iPhone 3GS का 135 था ग्राम, वहीं अब इसका फ़ोन का वेट जो हो गया है वो हो गया है 226 ग्राम। आगे हम लोग देखें तो इसमें गोरिल्ला ग्लास और ये सब चीज़ें आ गई हैं। तब मिनी सिम इसमें डलती थी, अब हमारे पास नैनो सिम का ऑप्शन आ गया है, और एक नई चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस हुई है IP68 यानी डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस भी आ गया है। उस समय ये कुछ नहीं हुआ करता था इस फ़ोन के अंदर, iPhone 3 के अंदर। एप्पल पे NFC से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, एप्पल पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसकी स्क्रीन पर, तो इसमें जो लगता था वो TFT लगती थी, और इसके अंदर लगी है सुपर रेटिना XDR OLED यानी ओलियोफोबिक लाइट एमिटिंग डायोड कैपेसिटिव स्क्रीन। OLED टेक्नोलॉजी वर्तमान में सबसे लेटेस्ट है डिस्प्ले के लिए।
इसमें भी 16 मिलियन थे, इसमें भी 16 मिलियन कलर है, लेकिन जो OLED डिस्प्ले होता है वो सबसे एडवांस माना जाता है आज के समय में। OLED टीवी भी अभी भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जो कि अभी कीमत में सबसे ज़्यादा महंगी है। अगर इसकी साइज़ देखी जाए तो 3.5 इंचेस था, ये 6.5 इंचेस है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखिए, इसका 50.9 था। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मतलब जो फ़ोन, पूरे फ़ोन में डिस्प्ले जो था वो 50.9% एरिया में ही अपना डिस्प्ले था, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 83.7% हिस्से में अपना डिस्प्ले है। रिजोल्यूशन जो था 320x480 था, 3:2 का रेशियो था। और यहाँ मैं रिजोल्यूशन अगर देखूँ तो 1242 यानी 1242x2688 पिक्सल्स का डिस्प्ले है, जो कि 458 ppi डेंसिटी का डिस्प्ले इसमें जनरेट होता है, एक लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर इस पर आप कुछ भी देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल लाइव देख रहे हैं, या बिल्कुल असली में जो चीज़ हमको वो दिखाई दे रही है। यहाँ देख लेते हैं हम ओलियोफोबिक कोटिंग, पहले भी आती थी अभी भी आती है, लेकिन ये स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास आ गया इसमें, पहले गोरिल्ला ग्लास आ रहा था। आगे हम देखते हैं 800 निट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस इसमें दी गई है, डॉल्बी विज़न दिया हुआ है, HDR10 दिया हुआ है, वाइट कलर गेमर दिया हुआ है, ट्रू टोन दी गई है, 120 हर्ट्ज़ की टच सेंसिंग स्क्रीन भी दी हुई है। OS पर अगर बात करूं तो 2009 में इसमें जो OS यूज़ हो रहा था वो था iPhone 3 iOS 3, जो कि अपग्रेड किया जा सकता था iOS 6 तक। और यहाँ जो लॉन्च हुआ था iOS 13 लॉन्च हुआ था, जिसे iOS 13.6 तक अपग्रेड किया जा सकता है अभी। चिपसेट इसके अंदर तब कौन सा था इसमें दिया नहीं है, शायद A3 या A6 इसमें यूज़ हो रहा था। यहाँ A13 बायोनिक चिप यूज़ हो रही है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। आप समझ लीजिए कितना बारीक और कितना छोटा ये प्रोसेसर होगा और कितना पावरफुल होगा। छोटा है, 7 नैनोमीटर पर बना है, तो कितना पावरफुल हो गया होगा। आप छोटी सी जगह में कितना बड़ा साइज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे, जो एंड्रॉयड यूज़र है, मैं आपको बता दूं कि एक आइडिया दे दूं मैं आपको, Note 3 या Note 4 जो रेडमी के थे वो 26 या 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बने थे। और अभी जो लेटेस्ट आप Note 9 अगर आया है तो वो शायद 18 या 19 नैनोमीटर पर बनी हुई है उसकी चिप। यहाँ मैं CPU की बात करूँ तो यहाँ 600 मेगाहर्ट्ज़ का CPU था, जबकि इसमें हमारे पास 4x1.8 गीगाहर्ट्ज़ का थंडर CPU लगा है, और दो CPU लगे हैं इसके अंदर 2.65 गीगाहर्ट्ज़ के, यानी दो CPU लगे हैं 2.65 गीगाहर्ट्ज़ के 2 CPU, और प्लस 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के 4 CPU, यानी 6 CPU हैं इसके अंदर, 6 कोर हैं। एक साधारण लैपटॉप से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है आपका ये फ़ोन। और अगर GPU की बात करूँ तो यहाँ 4 कोर इसमें ग्राफिक के लिए डेडिकेटेड है, एक अलग से CPU लगा हुआ है जिसमें 4 कोर हैं। आगे कार्ड स्लॉट दोनों में नहीं है। यहाँ मैं अगर देखता हूँ 512 GB तक का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। रैम इसमें 4 GB है। देखिए iOS में रैम कम ही चल जाती है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है एप्लीकेशंस को चलाने में इन कंपेराइज विथ एंड्रॉयड। कैमरे की बात करूं तो यहाँ 12 मेगापिक्सल का 26 mm वाइड लेंस वाला एक कैमरा लगा हुआ है। दूसरा कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, और तीसरा कैमरा है ये भी 12 मेगापिक्सल का। ये अल्ट्रा वाइड है, ये टेलीफोटो के लिए लगा हुआ है, जो पोर्ट्रेट मोड जिसे हम लोग कहते हैं। अगर रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो ये देखिए 4K रिकॉर्डिंग करता है, 2160 पिक्सल्स की रिकॉर्डिंग ये कर सकता है 24, 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पर। और अगर 1080 पिक्सल में अगर आपको या 1080 पिक्सल में आपको रिकॉर्डिंग करना है तो 120 और 240 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग भी ये कर सकता है। स्टीरियो साउंड भी इसमें रिकॉर्डिंग हो सकती है बिना किसी एक्सटर्नल माइक के। बहुत से व्लॉगर्स के पास आपने iPhone 11 देखा होगा जो बिना किसी माइक के भी इससे व्लॉगिंग करते हैं और काफ़ी अच्छा आउटपुट इसमें मिलता है उनको। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेकेंडरी कैमरे में भी इसमें 4K रिकॉर्डिंग है, और क्या चाहिए आपको। 1080 पिक्सल्स में भी आपकी 120 फ्रेम पर सेकंड की इसमें रिकॉर्डिंग है, और प्लस गायरो EIS है। यानी गायरो EIS क्या होता है, इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जो उसमें गायरो सेंसर भी लगा हुआ है। यानी कि अगर आप दौड़ते भागते हुए भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो हिलेगी नहीं। स्पीकर इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं, और बाकी सब इसमें देखिए ब्लूटूथ 5 वर्जन का आ चुका है। सीरी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है, फेस ID आ चुका है। तो ये देखिए 10 साल में कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है अल्टीमेटली। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है आज के फ़ोन का, सभी का स्ट्रक्चर वो इसी से मिलता जुलता है। ये थोड़ा सा इसको एडवांस फॉर्म इसका मान सकते हैं।
टेक्नोलॉजी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो यही है। यानी कि एप्पल आईफोन 3 जो आया था, ये सभी आज के फ़ोन जितने भी फ़ोन हैं वो इसी पर ही आधारित हैं या इसी पर ही बेस्ड हैं। तो ये थी हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 2 फ़ोन्स के बारे में देखा, पुरानी टेक्नोलॉजी, 10 साल का एक गैप देखा। अगले वीडियो में हम कुछ और पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल वाईपी टेक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरा नाम है यशवंत पाठक, आप देख रहे थे वाईपी टेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।